नमस्कार छात्र छात्राओं, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज लॉकडाउन 2 का प्रारंभ हुआ है। इसमें मैं पुनः अपने ई क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पुनः आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो शेष पार्ट था उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले पार्ट में हमने बताया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसके सिद्धांत क्या है। आज हम आपको बताएंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का योगदान क्या है, इसकी क्यों आलोचना की जाती है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। इसका योगदान क्या है, इसका योगदान के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि पूरा विश्व जो है सशस्त्रीकरण के दौर में पड़ा हुआ है। ऐसे में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने जो है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया है और कोशिश किया है कि शस्त्रों की दौड़ से बचें। अगला जो इनका योगदान है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। आज जबकि विश्व में तरह तरह के समस्याओं को लेकर के आपस में प्रतिद्वंदिता बनी हुई है, ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को टालना। आप जानते हैं कि विश्व में विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष की नौबत आ गई है। ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो संकट आया था वो था सुएज नहर का संकट, कोरिया संकट, इंडो चीन संघर्ष। सुएज नहर का संकट एक बहुत बड़ा संकट था, उसको सॉल्व करने में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह से कोरिया जो संकट था, कोरिया संकट को भी शांत करने में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंडो चाइना संघर्ष जो था वो उसमें भी स्थिति बहुत ही विपरीत थी, उसमें भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चौथा हम कहेंगे शीत युद्ध को गर्म युद्ध में बदलने से रोकना। शीत युद्ध को गर्म युद्ध में बदलने से रोकना। शीत युद्ध के समय में जो स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी जैसे कि पूरा विश्व बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और कभी भी युद्ध भड़क सकता है। ऐसे में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने जो है कोशिश किया कि शीत युद्ध की जो स्थिति है वह गर्म युद्ध में या वास्तविक युद्ध में ना बदल जाए। इसमें भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सहायक। संयुक्त राष्ट्र संघ में सहायक। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ रहे हैं। उनके सभी शांतिमय अभियानों में उन्होंने अपना साथ दिया है और अपनी सेनाओं को भेजा है। ऐसे में उनका गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का योगदान अभूतपूर्व है संयुक्त राष्ट्र संघ की योजनाओं के कार्यान्वयन में। दक्षिण के सहयोग में भी वृद्धि हुई। इसका प्रस्ताव भी कोलंबो शिखर सम्मेलन में रखा गया और जिसमें सभी ने एक मत से कहा कि दक्षिण के सहयोग में वृद्धि हो। निशस्त्रीकरण में सहायक जो है उन्होंने जो है निशस्त्रीकरण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रों को कहा कि आप शस्त्रों की होड़ से दूर रहें। परमाणु अप्रसार में भी सहायक। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने जो है परमाणु अप्रसार, जबकि सभी राष्ट्र परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए ललायित हैं, ऐसे में उन्होंने कोशिश किया कि परमाणु अप्रसार न हो और सभी राष्ट्र जो इसकी विभीषिका से बचे रहे। अब हम आएंगे स्टार्ट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना क्यों की जाती है, इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके बारे में इसकी आलोचना की जाती है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अव्यवहारिक रह गया है, इसकी प्रासंगिकता नहीं है। तो इसकी जो कितनी चीज़ों पे इसकी आलोचना की जाती है उसके सर्वप्रथम आता है गुटनिरपेक्ष अव्यवहारिक नीति है। क्यों अव्यवहारिक नीति है? क्योंकि सिद्धांत पूंजीवाद एवं साम्यवाद का विरोध करती है, किंतु वास्तव में इसकी आलोचकों का मानना है कि यह वास्तविकता से बहुत दूर है और समय समय पर जो है कभी कभी इनका झुकाव पूंजीवाद या साम्यवाद की तरफ हो जाता है। दूसरा, इसके बारे में कहा जाता है कि आक्रमणकारी देशों को रोकने के लिए बाध्यकारी शक्ति का अभाव, अर्थात इसके पास कोई संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है जो किसी आक्रमणकारी राष्ट्र को सजा दे सके, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा है आर्थिक शक्ति का अभाव। आर्थिक शक्ति का अभाव यानी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के पास कोई ऐसा आर्थिक स्रोत नहीं है जिससे कि वह गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की मदद कर सकें, क्योंकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो है मदद के लिए विकसित राष्ट्रों पर ही निर्भर है और या तो कभी साम्यवादी राष्ट्रों से या पूंजीवादी राष्ट्रों से उनको मदद लेना पड़ता है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। काम निकालने की नीति, ये भी कहा जाता है
कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में काम निकालने की नीति है और इनका कोई ऐसा नहीं है कि वो केवल गुटनिरपेक्षता पर ही जो है रुके हुए हैं। इसलिए इसके बारे में भारत का भी विरोध किया जाता है कि भारत ने जो है सोवियत संघ से जो है 20 वर्षीय सुरक्षा सैन्य संधि की थी, जबकि भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था और गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है किसी भी राष्ट्र से सैन्य सहायता संधि न किया जाए। लेकिन वास्तव में यह है कि यह कोई सैनिक संधि नहीं थी, केवल 1971 में जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसके कारण जो है भारत को यह संधि करनी पड़ी और वास्तव में भारत गुटनिरपेक्षता को ही अपनाए हुए रहा है। अगला है गुटनिरपेक्ष देशों में फूट एवं तनाव। ये कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपने में ही जो है एक मत नहीं है, आपस में उनमें फूट पड़ी हुई है और आपस में उनमें तनाव व्याप्त रहता है। ऐसे में गुटनिरपेक्षता का क्या आवश्यकता है, इसके बारे में इसका जो है आलोचना की जाती है। फिर आती है कि यह दिशाहीन आंदोलन है। यह कहा जाता है कि इसका कोई दिशा ही नहीं है। जब ये इसकी दिशा हुई थी, यह तीसरी शक्ति के रूप में उदय हुआ था, क्योंकि उस समय दो शक्तियां थी, रूस और सोवियत रूस और अमेरिका, जबकि वर्तमान में केवल अमेरिका ही एक विश्व शक्ति के रूप में रह गया है और चीन अब उसको एक नए ध्रुव के रूप में उभर रहा है। अगला आता है कि यह आदर्शवाद का पिटारा है, मौलिक सिद्धांत नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है, केवल एक आदर्शवादी वाक्य ही बना हुआ है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है, इसके मौलिक सिद्धांत भी है और उन सिद्धांतों पे ही गुटनिरपेक्ष राष्ट्र चलता भी है। अब आता है कि अब अप्रासंगिक हो गया है। क्यों अप्रासंगिक हो गया है? कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि इस समय विश्व जो दुध्रुवी व्यवस्था थी उससे हट गया है और सोवियत रूस का विखंडन हो चुका है, शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी है, इसलिए इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। प्रासंगिकता क्या है, क्या यह अप्रासंगिक हो गया है या नहीं हो गया है, इस संदर्भ में अब हम बात में बहुत सारी बातें हैं कि जिसमें कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय इसमें केवल मात्र 25 राष्ट्र शामिल थे। आज जबकि विश्व से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, फिर भी इसके राष्ट्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और वर्तमान समय में 120 राष्ट्र हो गए हैं। तो यह वास्तव में बता रहा है कि अभी भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या, आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से ग्रसित है और इस बहुत बड़ी समस्या से सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और समय समय पे जब भी इनका शिखर सम्मेलन होता है, आतंकवाद की समस्या को खत्म करने के लिए आपसी सहमति बनती है। ऋण जाल की राजनीति, प्रासंगिकता इसलिए भी इसकी है कि अभी भी जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने ऋण जाल में विकासशील देशों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें सस्ता ऋण देकर के, लालच देकर के उनको ऋण दिया जाए, फिर जो है उनकी शक्तियों पे, उनके संसाधनों पे कब्जा कर लिया जाए। ऐसे में चाइना भी इसमें बहुत ही आगे रहा है। तीसरा जो है नौ साम्राज्यवाद या आर्थिक साम्राज्यवाद। तो जब भी मैंने बताया ऋण जाल की जो स्थिति इसी से मिलता जुलता है कि नौ साम्राज्यवाद की जो नई स्थिति आई है वो है आर्थिक साम्राज्यवाद की, जो वो कोशिश कर रहे हैं कि विकसित राष्ट्र जो विकासशील राष्ट्र हैं उनको अपने ऋण जाल में फंसा करके उनके संसाधनों पे कब्जा किया जाए, उनकी विदेश नीति को अपने अनुसार चलने के लिए बाध्य किया जाए। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है चाइना जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान को ऋण दिया है और उनको वहाँ बंदरगाहों का निर्माण किया है, किंतु उनका ऋण इतना अधिक हो गया है कि मजबूरी में उनको अपने अधिकार, जो उनके बंदरगाह के अधिकार हैं, चाइना को देने पड़े हैं, श्रीलंका को भी और पाकिस्तान को भी। ये इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। उत्तर दक्षिण सहयोग, तो उत्तर दक्षिण सहयोग में भी जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर दक्षिण के जो राष्ट्र हैं उनमें आपसी समन्वय स्थापित करके उनके सहयोग की वृद्धि कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल, आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु का में परिवर्तन हो रहा है, जिसके नाते जो है विकसित राष्ट्र कोशिश कर रहे हैं कि विकासशील राष्ट्रों पे ही इसका ठीकरा फोड़ा जाए और अपना जो है कार्बन उत्सर्जन की दर अपना बढ़ा के रखा जाए, जबकि विकासशील राष्ट्रों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन समस्याओं को निपटने में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तकनीकी ज्ञान का आपसी सहयोग, आज जानते हैं कि तकनीकी ज्ञान को बेचने के लिए विकसित राष्ट्र बहुत अधिक धन लेते हैं। ऐसे में यदि विकासशील राष्ट्र जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र हैं अपने तकनीकी का आपसी सहयोग
करना शुरू कर दें और आपस में एकजुटता स्थापित करें तो एक बहुत बड़ी समस्या का हल निदान हो सकता है। शरणार्थी समस्या। छात्रों, आप देख रहे हैं कि वर्तमान में शरणार्थी समस्या भी बढ़ रही है, रोहिंग्या समस्या आपके सामने है। तो इन सभी समस्याओं को हल करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साइबर हमला। आप देखते हैं कि आए दिन साइबर हमला हो रहा है, कभी फिशिंग हो रही है, कभी कई तरह से जो है वेबसाइट को हैक कर लिया जा रहा है। तो इन सब से निपटने के लिए अगर एक अच्छी सी कोई सहयोग की नीति बने तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्र अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। शस्त्रों की दौड़। आज आप देख रहे हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने जो है अपनी शस्त्रों को बेचने के लिए कृत्रिम रूप से जो है तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो है अपनी जो ये शस्त्रों की दौड़ है उनसे बचे रह सकते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु टकराव। छात्रों, आप देखते हैं कि एशिया प्रशांत में जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कभी अमेरिका, कभी चीन जो आपस में आमने सामने आ जाते हैं। तो इन सबको शक्ति संतुलन को बनाने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपना इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। दक्षिण सहयोग में वृद्धि। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो राष्ट्र हैं वो दक्षिण के सहयोग में भी वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं और इसमें भी उनमें सफलता प्राप्त हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, गुटनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में हमें कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता आज भी प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है, भले ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई हो। तो छात्राओं, यह आज आपका एक जो पूरा चैप्टर था हमने 2 पार्ट में बनाया, ये पूरा आज समाप्त हुआ। यह समान रूप से एमए सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 3 में के साथ साथ बीए बीएससी 4th सेमेस्टर के पेपर 2 में भी समान रूप से उपयोगी है। तो बीए बीएससी 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के छात्र छात्राएं और एमए सेकेंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के 3rd पेपर के छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकते हैं।